नमस्कार, सुबह 9 बजे में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। 4 दिन के मंथन के बाद एनडीए में आज हो सकता है सीट बंटवारे का ऐलान। नाराज जीतन राम मांझी ने बीजेपी को दिया 12 बजे तक का समय। एलजेपी से कम सीटें मंजूर नहीं। ओआरओपी पर पूर्व सैनिकों ने सरकार को दिया 1 महीने का वक्त। शर्तें ना मानने पर फिर करेंगे भूख हड़ताल। शनिवार को जंतर मंतर पर हुई सैनिक एकता रैली। पुलवामा में लश्कर का दूसरे नंबर का आतंकी ढेर। घंटों की मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों को कामयाबी। इरशाद गनी पर था 10 लाख रुपए का इनाम। अमेरिकी ओपन की नई चैंपियन बनी इटली की फ्लाविया पेनेटा। हमवतन रॉबर्टा विंची को दी मां। पुरुष एकल और महिला युगल के फाइनल मुकाबले आज। और नासिक कुंभ का दूसरा शाही स्नान आज। करीब 25 लाख श्रद्धालु लगाएंगे डुबकी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की खबरों से। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में अब तक बात नहीं बन पाई। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से यह साफ साफ कह दिया गया है कि उन्हें एलजेपी से कम सीटें मंजूर नहीं हैं। क्यों पूछते हैं? नहीं कल रामविलास जी को जब 41 सीट दे सकते हैं तो हम वास्तव में उससे कम क्या है। मजबूरी होगी कि हमको उतना सीट से कम यदि करेंगे तो फिर दिक्कत है हमारे साथ। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के दामाद के इस बयान के बाद साफ हो गया है कि एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर रस्साकशी जारी है। दलितों के नेता होने का दावा करने वाली एलजेपी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा बराबर सीटों पर लड़ना चाहती है। मांझी की पार्टी ने यह भी साफ कर दिया है कि उनके पास विकल्प खुले हुए हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा आरजेडी से हाथ मिला सकती है। इसका संकेत देते हुए देवेंद्र मांझी ने कहा कि अगर लालू नीतीश का साथ छोड़ देते हैं तो लालू यादव से उनकी पार्टी को परहेज नहीं है। लालू जी की बात जहां तक बात है कि हम लोग नीतीश जी के विरोध में हैं। ऑब्वियसली यदि नीतीश जी को छोड़ते हैं लालू जी तो स्वाभाविक हम लोग भी दबाव देंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कि हम लोग लालू जी के साथ जा सकते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है। उधर बिहार के बीजेपी के चुनाव प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा है कि सीटों को लेकर बातचीत जारी है और जल्द ही इसको सुलझा लिया जाएगा। सब चीजें चल रही हैं, उचित समय पे सारी चीजें आ जाएंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं। चुनाव की रणनीति के हिसाब से हम अपना समय तय करेंगे। कल देर रात तक एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई है। बैठक में अभी तक सीटों को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है। अब देखना यह है कि सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए की माथापच्ची कब खत्म होती है और किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार चुनाव के मैदान में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम अपनी किस्मत आजमाएगी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी सीमांचल क्षेत्र में अपने उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि यह भी साफ नहीं हो पाया है कि पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार के सीमांचल में एमआईएम के चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सीमांचल के हालात खराब हैं और जीतने पर क्षेत्र का पिछड़ापन दूर किया जाएगा। हमारा ये मुतालबा होगा जीतने के बाद इंशाअल्लाह ताला के बिहार असेंबली में और पार्लियामेंट में सीमांचल के इंसाफ के लिए आर्टिकल 371 के तहत एक डेवलपमेंट काउंसिल बनाया जाए। बीजेपी ने कहा है कि एमआईएम के सीमांचल में चुनाव लड़ने से उनके वोट बैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एमआईएम को करारी टक्कर हम देंगे और सीमांचल की सब सीट हम जीतेंगे, क्योंकि पहले ही भारतीय जनता पार्टी को सीमांचल में इस बार बहुत सपोर्ट है। जो लोग मुस्लिम समाज के लोगों को बीजेपी के नाम पर डराते थे, अब वो डरा नहीं सकते। जेडीयू ने कहा है कि बिहार के सभी वर्ग के मतदाता उनके साथ हैं। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों ही हमारे वोट बैंक हैं। इसको आप भाजपा में और एमआईएम में डिवाइड मत कीजिए। अल्पसंख्यक मतदाता भी बहुसंख्यक मतदाता भी जान चुके हैं कि बिहार के विकास की धारा को उल्टा करने के लिए कुछ लोग बिहार में वोटों का बंटवारा करना चाहते हैं। उधर आरजेडी दावा कर रही है कि एमआईएम हाशिए पर है और बिहार की जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी।
बिहार का चुनाव इस तरह से नहीं है कि म्यूनिसिपैलिटी की तरह 4-5 वहां आप खड़े हो गए। ये बना हुआ चुनाव है जहां 2 ध्रुव हैं, 2 खांचे हैं, तीसरे के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आप अपनी जगह तलाश रहे हैं तो आप हाशिए पर हैं और हाशिए पर रहेंगे। सीमांचल इलाके में 57 विधानसभा सीट हैं। इन सीटों की भूमिका बिहार चुनाव के परिणाम पर हमेशा से ही बड़ा असर डालती रही है। इस बार चुनाव के अंतिम चरण में यहां मतदान होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वन रैंक वन पेंशन पर पूर्व सैनिकों ने फिर भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। पूर्व सैनिकों का दावा है कि ओआरओपी में 7 कमियां हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। वन रैंक वन पेंशन की मांग कर रहे पूर्व सैनिकों ने शनिवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर रैली की। पूर्व सैनिकों ने ओआरओपी में कमियां दूर करने के लिए सरकार को 1 महीने का वक्त दिया। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भूख हड़ताल फिर से शुरू करने की चेतावनी दी। बिहार इलेक्शन आ रही है, अगर नई सरकार देती 30 सितंबर तक हमने टाइम दिए, नहीं होगा हम जाके बिहार में रैली करेंगे। जहां जहां इलेक्शन होगा रैली करेंगे। सरकार के आश्वासन के बाद पूर्व सैनिकों ने 5 सितंबर को भूख हड़ताल खत्म कर दी थी, लेकिन उनका आंदोलन जारी है। सरकार ने कहा है कि 1 महीने में वन रैंक वन पेंशन पर आदेश जारी हो जाएंगे। इस बीच रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि योजना पर मंत्रालय के बजट का 2% से कुछ अधिक खर्च होगा। I think after 42 years, first time, the basic concept of OROP has been executed. पूर्व सैनिक हर साल पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने 5 साल में पेंशन समीक्षा की बात कही है। पूर्व सैनिकों की मांग है कि ओआरओपी पर बनने वाला आयोग 1 महीने में रिपोर्ट दे। सरकार आयोग को 6 महीने देना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आरक्षण की मांग पर आंदोलन कर रहे पटेल समुदाय ने उल्टी डांडी मार्च को टाल दिया है। गुजरात सरकार ने आज होने वाली इस मार्च के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। इसी गांधी के गुजरात आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल ने मार्च को आगे टालते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के साथ आज उनकी बैठक है। बैठक के बाद निर्णय लिया जाएगा कि डांडी मार्च निकालनी है या नहीं। मंगलवार को सुबह ये यात्रा निकलेगी। अगर गवर्नमेंट इस बार भी हमसे चीटिंग करना चाहती है या फिर कोई बातें बनाकर ये आंदोलन को तोड़ना चाहती है, तो मंगलवार को सही मौके के साथ, आन बान शान के साथ, शेरो शायरी के साथ ये अनामत कूच निकलेंगी। 1 हफ्ते के अंदर दूसरी बार मार्च की तारीख आगे बढ़ाई गई है। रिवर्स डांडी मार्च को लेकर चिंता का माहौल बना हुआ था, मगर इसके रद्द होने के बाद अब सबने फिलहाल राहत की सांस ली है। 25 अगस्त के दिन पटेल समुदाय ओबीसी आरक्षण की मांग कर रहा है। उधर ओबीसी एकता मंच ने पटेल समुदाय के खिलाफ रैली निकालने का ऐलान किया है। विनती कर रहा हूं मैं। इससे पहले पटेल समुदाय ने अहमदाबाद में रैली की थी, जिसके बाद हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में कई लोग की जान गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लश्कर तैयबा के दूसरे नंबर के आतंकी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। इस दहशतगर्द पर 10 लाख का इनाम था। देश का ये दुश्मन अब हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो चुका है। पुलवामा जिले में घंटों चली मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों के हाथ ये कामयाबी लगी। इरशाद गनी नाम का ये आतंकी लश्कर तैयबा में दूसरे नंबर का दहशतगर्द था। काकापुरा के रहने वाले इरशाद की तलाश पिछले 2 साल से जारी थी। जून 2013 में हुए हैदरपुरा आतंकी हमले का आरोप था, जिसमें 8 सैनिक शहीद हो गए थे। धरपकड़ के लिए गनी पर 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। ऑपरेशन एक्चुअली शुरू हुआ 4 बजे और 4 बजे मक्की के खेत से पहले इनको देखा गया, वहां से इन्होंने फायर किया और फिर सर्च करते हुए बाद में फिर पैडी फील्ड में 5 बजे करीब दोबारा इनकाउंटर हुआ, फायर हुआ और इसमें ये इनका मारा गया। शनिवार को कार्रवाई का आगाज उस वक्त हुआ जब बेगमबाग गांव में छुपे कुछ आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और कुछ ही देर में कामयाबी की ये तस्वीरें सामने आ गईं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तरी लद्दाख के बर्दसे इलाके में एक बार फिर भारत और चीनी सेनाएं उस वक्त आमने सामने आ गईं जब भारतीय सेना ने पेट्रोलियम लाइन के बेहद करीब बने चीनी सैनिकों के वॉच टावर को ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद से इलाके में दोनों सेनाओं का बड़ा जमावड़ा देखा गया।
चीन वर्षे को अपना हिस्सा बताता रहा है, जबकि भारत हमेशा इसका विरोध करता आया है। इस इलाके में बना काराकोरम राजमार्ग चीन को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से जोड़ता है। भारत पाकिस्तान के बीच डीजी स्तर बातचीत के बाद सीमावर्ती इलाकों में गोलीबारी से राहत की उम्मीद जगी है। आज बीएसएफ से बातचीत में पाकिस्तान रेंजर्स ने भी अपनी तरफ से पहली गोली न चलाने का वादा दिया। ये भी तय हुआ कि आम नागरिकों के रिहायशियों पर मोर्टार नहीं दागे जाएंगे। दोनों देशों के बीच 3 दिन की बातचीत संपन्न हो गई है। बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स सीमा पर शांति बहाली के लिए गोलीबारी और घुसपैठ को रोकने पर सहमत हुए हैं। बातचीत के तीसरे और आखिरी दिन शनिवार को इस बारे में दोनों बलों के महानिदेशकों ने हस्ताक्षर किए। बातचीत में फैसला हुआ कि दोनों पक्ष एक दूसरे की अंतर्राष्ट्रीय सीमा चौकियों पर गोली नहीं चलाएंगे और चौकियों की मरम्मत में बाधा भी नहीं डालेंगे। इससे गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू में सीमा पर आम नागरिकों के जान माल की क्षति पर लगाम लग सकेगी। 2 तरह के सीजफायर वायलेशंस है। एक अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर विच इज लुक्ड आउट बाय बीएसएफ। कई बार जो होते हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे होते हैं। घुसपैठ को रोकने के लिए दोनों देशों ने आपसी संपर्क बढ़ाने का भी फैसला किया है। इसके लिए दोनों बलों के कई स्तरों के अधिकारियों के फोन और ईमेल का आदान प्रदान किया गया। बैठक खत्म होने के बाद पाकिस्तान रेंजर्स के महानिदेशक उमर फारूक बुर्की को सैनिक परंपरा से विदाई दी गई और बीएसएफ मुख्यालय में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों बलों के बीच अगली बैठक 2016 की शुरुआत में इस्लामाबाद में होगी। बातचीत का माहौल अच्छा था और गंभीरता भी झलक रही थी कि टकराव रोका जाए, लेकिन सवाल है कि पाकिस्तान का सैनिक और राजनीतिक नेतृत्व अपने बलों को कितना इस बात की इजाज़त देता है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन मनोज के साथ दिल्ली में बीएसएफ हेडक्वार्टर के सामने अखिलेश सुमन। मध्य प्रदेश के झाबुआ में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक मकान में रखे विस्फोटक में जबरदस्त धमाका हुआ, जिसमें 89 लोगों की मौत हो गई और करीब 100 लोग जख्मी हुए। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। एक जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते कई इमारतों के परखच्चे उड़ गए। शुरुआती जांच के मुताबिक इस मकान में खनन के लिए विस्फोटक रखा गया था, जिसमें धमाका हुआ और इलाके में मौत का सन्नाटा छा गया। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि पास के एक होटल में आग लगने से सिलेंडर फटा और होटल की पूरी छत जमींदोज हो गई। ये जो पेटलाद ब्लास्ट हुआ है ये टोटे के कारण हुआ है, लेकिन ये टोटे जो कि जनहानि करते हैं, इसलिए टोटे शहर में, सिटी में नहीं होना चाहिए। अवैध रूप से रखे जा रहे हैं। इनकी कोई जांच पड़ताल भी नहीं की जा रही। हादसे के वक्त पेटलावद के इस बस स्टैंड के पास खासी भीड़ थी, जिसकी वजह से मौत का आंकड़ा बड़ा हो गया। प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख जताया है। राज्य सरकार ने मुआवजे के साथ साथ उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। जो गंभीर रूप से घायल है उनको 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। उनके इलाज की संपूर्ण व्यवस्था की जाएगी। घटना के कारणों की भी जांच की जाएगी। धमाका राजेंद्र कसवा नाम के शख्स की इमारत में हुआ, जहां खनन के लिए भारी मात्रा में विस्फोटक रखा हुआ था। सवाल यही है कि आखिर रिहायशी इलाके में इतना विस्फोटक जमा करने का आदेश किसने दिया। जांच शुरू हो चुकी है। देखना होगा कि इस दर्दनाक हादसे का आखिर जिम्मेदार कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे अंतरिक्ष में वक्त बिताने का नया रिकॉर्ड। बनारस घराना और मिश्रा बंधु अपने संगीत की जो वैल्यूज हैं वो समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम खाना खाते हैं तो वैसे गाना भी गाना है। जिस दिन गाना नहीं गाया उस दिन खाना खाने के हकदार नहीं। मिलिए शख्सियत में रितेश और रजनीश मिश्रा से, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रोजमर्रा के कामों में सरकार की भूमिका घटाने पर जोर दिया है। उन्होंने दिल्ली में नागरिक केंद्रित शासन की कार्यशाला में कहा कि नीति निर्माताओं की नियंत्रण वाली मानसिकता को बदलने की जरूरत है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकारी विभागों में नियमों को आसान बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने की कोशिश होनी चाहिए। Every action must be aimed in providing a better quality of life and ease to the citizen. Wherever possible, the role of state should be minimized. And therefore, unless we are able to generate a whole system, वित्त मंत्री ने कहा कि कारोबार को आसान बनाना लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसके जरिए बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराने पर जोर होना चाहिए। when you speak in terms of ease of doing business, you have to provide to your investor a regime which is better than the regime that your neighbor has. वित्त मंत्री ने तकनीक के भरपूर इस्तेमाल पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि एलपीजी सब्सिडी में आधार के प्रयोग से लीकेज में 30% तक की कमी आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री लोकतंत्र की बात करते हैं लेकिन किसानों और मजदूरों को भूल जाते हैं। उन्होंने 10 जनपथ में किसानों से मुलाकात के दौरान ये सभी बातें कही। 20 सितंबर की रैली से पहले शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने भूमि बिल पर मिली जीत को किसानों की जीत बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री पर किसानों और मजदूरों की अनदेखी का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी की जीत है मगर किसानों की जीत है। मोदी जी डेमोक्रेसी की बात करते हैं और जो हमारा किसान है, जो हमारा मजदूर है, जो इस डेमोक्रेसी को चलाता है, उसकी बात नहीं करते, उसको भूल जाते हैं। इस मौके पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। भूमि अधिग्रहण पर सरकार ने फिर से अध्यादेश नहीं लाने का फैसला किया है। कांग्रेस इसे एक बड़ी जीत बता रही है और दिल्ली के रामलीला मैदान में 20 सितंबर को किसान मजदूर सम्मान रैली करने जा रही है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन का शनिवार को भोपाल में समापन हो गया। इस मौके पर कई प्रस्ताव पारित किए गए जिसमें 11वें हिंदी सम्मेलन का मॉरिशस में आयोजन किया जाना भी शामिल है। 39 देशों के हजारों हिंदी प्रेमियों की मौजूदगी में भोपाल में 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन का समापन हो गया। समापन कार्यक्रम में हिंदी की बेहतरी के लिए कई प्रस्ताव पारित किए गए। इस दौरान ये तय किया गया कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में मॉरिशस में होगा। उस कार्यक्रम में ही मॉरिशस स्थित विश्व हिंदी सचिवालय का उद्घाटन भी किया जाएगा। कार्यक्रम में समापन वक्तव्य गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया कि हिंदी भारत की राजभाषा है और मैं यह मानता हूं कि हिंदी भारत की राजभाषा के साथ साथ संपर्क भाषा भी है। बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि भारत की संपर्क भाषा हिंदी नहीं हो सकती बल्कि भारत की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि शायद वह भारत को ठीक तरीके से समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं। यह विचार विमर्श आने वाले समय में हिंदी भाषा की पताका को विश्व भर में लहराने में सहायक सिद्ध होगा। सम्मेलन का जिस भव्यता से आयोजन किया गया तथा जिस प्रकार से देश विदेश से इसमें प्रतिभागिता हुई वह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हिंदी को उसका वाजिब हक दिलाने की शुरुआत मध्य प्रदेश से होगी। इसके लिए राज्य सरकार सभी विभागों में हिंदी अनुवादकों की नियुक्ति और बाकी देशी भाषाओं का हिंदी के साथ समन्वय करने के लिए काम करेगी। समाज को भी जुड़ना पड़ेगा हिंदी से। कई बार मुझे लगता है कि हिंदी का सवाल केवल भाषा का सवाल नहीं है, केवल सरकार का सवाल नहीं है। अकेली सरकार हिंदी का भला और कल्याण नहीं कर सकती। सरकार के साथ साथ समाज को बहनों और भाइयों जोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा विज्ञान, वाणिज्य और तकनीकी में सरल हिंदी के इस्तेमाल और हिंदी विश्वकोश के प्रकाशन समेत तमाम प्रस्ताव रखे गए। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सम्मेलन में हिंदी के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए लोगों को सम्मानित किया। की दशा और दिशा को लेकर इस मंच से तमाम तरह की चिंताएं व्यक्त की गईं। कई प्रस्ताव भी पारित हुए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सरकार इन प्रस्तावों पर कितनी गंभीरता से अमल करती है। प्रशांत पांडे और कैमरामैन संजय कुमार के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी, भोपाल।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिक्षा मित्रों की नियुक्ति के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े फैसले को रद्द कर दिया। इसके तहत प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा मित्र के तौर पर तैनात 2.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि शिक्षक के तौर पर नियुक्ति के लिए टीईटी परीक्षा पास करना जरूरी है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि शिक्षा मित्रों की बीटीसी की ट्रेनिंग देने के बाद ही समायोजित किया गया और ऐसा करने में कोई वैधानिक दिक्कत नहीं है। इन शिक्षा मित्रों की नियुक्ति बिना किसी परीक्षा के ग्राम पंचायत स्तर पर मेरिट के आधार पर की गई थी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के नतीजे आ गए हैं। वाम दल संगठनों को 3 सीटों पर जीत मिली है। एक सीट एबीवीपी के खाते में गई है। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन यानी कि AISF के कन्हैया कुमार अध्यक्ष पद पर जीते हैं। आइसा की शहला राशिद उपाध्यक्ष पद पर विजयी हुई हैं। आइसा के ही रामानागा सचिव चुने गए। एबीवीपी के सौरभ कुमार शर्मा सह सचिव चुने गए। जेएनयू छात्र संघ चुनावों के लिए शनिवार को वोटिंग हुई थी। और डेंगू से बेटे की मौत के बाद मां बाप के आत्महत्या के मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय ने जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली सरकार ने भी इस मामले में 5 अस्पतालों को नोटिस जारी किया है। दिल्ली में इलाज में देरी से बच्चे की डेंगू से मौत के बाद गमजदा मां बाप ने चौथी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। केंद्र सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बारे में दिल्ली सरकार से रिपोर्ट भी मांगी है। हम लोगों ने डेंगू के इलाज के लिए पूरे प्रयास के साथ पूरी व्यवस्था की हुई। नीचे तक की व्यवस्था को स्वास्थ्य मंत्रालय के खड़े हो करने के पश्चात अगर ऐसी घटना घटती है तो ये बहुत दुखद है। मैंने दिल्ली सरकार से तुरंत रिपोर्ट मांगी। आत्महत्या करने वाले दंपति को 8 सितंबर को बेटे के इलाज के लिए खासी परेशानी उठानी पड़ी थी। दिल्ली के 2 बड़े हॉस्पिटल ने उसे भर्ती करने से इनकार कर दिया था। इलाज में देरी के चलते बच्चे की मौत हो गई थी। दिल्ली सरकार ने अब इस मामले में दोनों हॉस्पिटल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बहुत ही दुखद है। दोनों हॉस्पिटल्स को हम तुरंत नोटिस इशू कर रहे हैं और दिल्ली के सभी अस्पतालों को हम आदेश दे रहे हैं कि अगर इमरजेंसी में कोई भी केस है तो उसको लेने से मना नहीं करेंगे। आत्महत्या करने वाले दंपति ओडिशा के केंद्रपाड़ा के रहने वाले हैं। उनके पास से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दिल्ली में इस साल डेंगू के अब तक 1200 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 5 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सऊदी अरब के मक्का में शुक्रवार को मस्जिद अल हरम में हुए हादसे में मारे गए 2 भारतीय महिलाओं और 19 घायलों की पहचान हो गई है। और इसी बीच सऊदी प्रशासन ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में कहा गया है कि तेज हवा की वजह से मस्जिद अल हरम पर क्रेन गिरी। शुक्रवार को हुए हादसे में 107 लोगों की मौत हुई थी जबकि 230 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने कहा है कि मक्का हादसे में मरने वाले भारतीयों की पहचान पश्चिम बंगाल की मोनिजा अहमद और केरल की मोमिना इस्माइल के रूप में हुई है। घायलों में महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 3-3, दिल्ली और पश्चिम बंगाल के 2-2, जबकि पंजाब, बिहार और असम से 1-1 व्यक्ति शामिल हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने मृतक हज यात्री के परिवार को 10 लाख रुपए और घायल को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया है। उधर सऊदी अरब के शाह सलमान ने घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि सरकार हादसे की जांच में जुटी हुई है। इस बीच सऊदी अरब के नागरिक रक्षा निदेशालय ने कहा कि तेज हवा की वजह से यह हादसा हुआ। सऊदी अरब के सिविल सुरक्षा संस्था के प्रमुख ने कहा कि घटना से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। साथ ही ये जांच भी की जा रही है कि निर्माण स्थल कितने सुरक्षित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इटली की फ्लाविया पेनेटा अमेरिकी ओपन की नई चैंपियन बन गई हैं। पेनेटा ने इटली की ही रॉबर्टा विंची को हराकर महिला एकल खिताब जीत लिया। वहीं पियरे हर्बर्ट और निकल्स महतो की जोड़ी ने पुरुष युगल खिताब पर कब्जा किया है, जबकि महिला युगल और पुरुष एकल के फाइनल मुकाबले आज खेले जाएंगे।
इटली की फ्लाविया पेनेटा ने हमवतन रॉबर्टा विंची को हराकर अमेरिकी ओपन महिला एकल का खिताब अपने नाम कर लिया। पेनेटा ने सीधे सेटों में 7-6, 6-2 से जीत हासिल की। इसके साथ ही 33 साल की पेनेटा ने ग्रैंड स्लैम के इतिहास में सबसे ज्यादा उम्र में पहली बार विजेता बनने का गौरव हासिल किया और टेनिस करियर को अलविदा कह दिया। This one was my last match in US Open and I couldn't think to finish better way. वहीं फ्रांस के पियरे हर्बर्ट और निकलस महूत की जोड़ी ने पुरुष युगल का खिताब जीत लिया। फाइनल में हर्बर्ट महूत की जोड़ी ने ब्रिटेन के जिमी मरे और ऑस्ट्रेलिया के जॉन पियर्स की जोड़ी को 6-4, 6-4 से हरा दिया। जबकि पुरुष एकल के फाइनल में आज सर्बिया के नोवाक जोकोविच और स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर आमने सामने होंगे। वहीं भारत की सानिया मिर्जा और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस की जोड़ी लगातार दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने की दहलीज पर हैं। महिला युगल के खिताबी मुकाबले में आज सानिया हिंगिस की जोड़ी ऑस्ट्रेलिया की केसी डेलाक्वा और कजाकिस्तान की श्वेदोवा की जोड़ी से भिड़ेंगी। इससे पहले सानिया हिंगिस की जोड़ी इस साल विंबलडन में महिला युगल का खिताब जीत चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रूसी अंतरिक्ष यात्री गेनाडी पाडलका ने अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा वक्त बिताने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 5 बार अंतरिक्ष में गए पाडलका ने कुल 879 दिन वहां बिताए हैं, जो पिछले रिकॉर्ड से 2 महीने ज्यादा हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड रूस के ही सर्गेई किक्रालेव के नाम था। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से सोयूज के जरिए पाडलका शनिवार को कजाकिस्तान में उतरे। 5वें मिशन में पाडलका 168 दिन अंतरिक्ष में रहे। उनके साथ डेनमार्क के आंद्रेस मोगेनसन और कजाकिस्तान के एडिन एम्बेतोव भी सोयूज TMA 16M के जरिए जमीन पर लौटे। नासिक कुंभ में आज दूसरे शाही स्नान की शुरुआत हुई। तपोभवन में रामकुंड तक शाही यात्रा में हजारों महंत, तीनों वैष्णव अखाड़ों के संत शामिल हुए। तकरीबन 25 लाख लोगों के स्नान करने की संभावना है। इसमें पहले 29 अगस्त को पहला शाही स्नान हुआ था। आगामी 18 सितंबर को तीसरा शाही स्नान होगा। तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाती नजर हेडलाइंस पर। 4 दिन के मंथन के बाद एनडीए में आज हो सकता है सीट बंटवारे का ऐलान। नाराज जीतन राम मांझी ने बीजेपी को दिया 12 बजे तक का समय। एलजेपी से कम सीटें मंजूर नहीं। ओआरओपी पर पूर्व सैनिकों ने सरकार को दिया 1 महीने का वक्त। शर्तें ना मानने पर फिर करेंगे भूख हड़ताल। शनिवार को जंतर मंतर पर हुई सैनिक एकता रैली। पुलवामा में लश्कर का दूसरे नंबर का आतंकी ढेर। घंटों की मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों को कामयाबी। इरशाद गनी पर था 10 लाख रुपए का इनाम। अमेरिकी ओपन की नई चैंपियन बनी इटली की फ्लाविया पेनेटा हमवतन रॉबर्टा विंची को दी मात। पुरुष एकल और महिला युगल के फाइनल मुकाबले आज। और नासिक कुंभ का दूसरा शाही स्नान आज। करीब 25 लाख श्रद्धालु लगाएंगे डुबकी।